अखाड़ा में सबसे पहले बात तुर्की की, जहां भूकंप की वजह से तुर्की के 10 प्रांतों में हजारों की संख्या में इमारतें जमींदोज हो गईं। 35,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इन लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भूकंप नहीं बल्कि वे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसी इमारतें बनाई जो भूकंप के झटकों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुर्की में ऐसे ही मुलजिमों की गिरफ्तारी हो रही है, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ये मंजर तो याद ही होगा। कैसे कोई भूल सकता है तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद तेज भूकंप का एक सिलसिला चला। जो इमारतें शान से खड़ी थी वो धराशायी होने लगी। एक के बाद एक इतनी ज्यादा इमारतें कुछ ही वक्त में गिरी जितनी तुर्की के इतिहास में कभी नहीं गिरी थी। इनमें तमाम ऐसी इमारतें थीं जिनमें लोग रह रहे थे, परिवार रह रहे थे। वो सभी इमारतों के साथ जमींदोज हो गए। इमारतों के ढहने से हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। अभी भी मलबों में जिंदगी की तलाश जारी है, लेकिन जिंदा लोगों के मुकाबले मरने वालों के मिलने की तादाद कई गुना ज्यादा है। टूटी इमारतों के नीचे से शवों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। जिंदगी की उम्मीद धूमिल होने लगी है। अब सवाल है कि इतनी ज्यादा मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ कुदरत पर इसका ठिकरा फोड़ा जा सकता है, या फिर इसके असल गुनहगार वो हैं जिन्हें ये पता था कि तुर्की, सीरिया और ईरान एक ऐसे बेल्ट पर बसा है जहां ऐसे बड़े भूकंप की आशंका बहुत ज्यादा होती है, और फिर भी उन्होंने ऐसी इमारतें तैयार की जो 7.8 तीव्रता के भूकंप को सह नहीं सकी और धड़ाम होती चली गईं। तुर्की में 41,500 इमारतें ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हुई हैं। अधिकतर इमारतें बनाने में नियमों की अनदेखी हुई है। इमारतों को बनाने वाले बिल्डरों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। शनिवार को 131 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए गए। तुर्की सरकार ने भूकंप अपराध ब्यूरो बनाया है। रविवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर इमारत में कॉलम कम करने का आरोप है। कॉलम कम करके रूम बनाने का आरोप है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को इस्तांबुल हवाई अड्डे पर एक ठेकेदार को देश छोड़कर भागने से पहले गिरफ्तार किया गया। इस ठेकेदार पर आरोप है कि आतंकिया में नियमों की अनदेखी करके एक 12 मंजिला आलीशान इमारत तैयार की जो भूकंप में धराशायी हो गई और कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे गुनहगारों की धरपकड़ जारी है जिसमें ठेकेदार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और दूसरे आरोपी शामिल हैं। 10 प्रांतों में इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। दियारबाकिर प्रांत में भी ऐसे 39 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 15 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्की के लोगों में गुस्सा है और उनका मानना है कि मई में होने वाले संसदीय और राष्ट्रपति के चुनाव से पहले अपनी छवि को सुधारने की कोशिश में सरकार सिर्फ खानापूर्ति करने में लगी है। जबकि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की में साल 2018 में अवैध निर्माणों को माफी देने के लिए एक स्कीम लाई गई थी, जिसके तहत 75 लाख ऐसी इमारतों को कुछ फीस लेकर माफी दे दी गई थी जो अवैध तरीके से बनाई गई थी। वहीं पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पर्यावरण और शहरी मंत्रालय के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक तुर्की में लगभग आधी इमारतें भूकंप सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके ही बनाई गई हैं। तुर्की में जो हुआ और जिस तरह से इमारतें गईं, उसमें क्या सिर्फ कंस्ट्रक्शन या बिल्डर की गलती है या सिस्टम की भी? क्योंकि 2009 के भूकंप के बाद से तो इनसे तुर्की में हर नागरिक से टैक्स वसूला जा रहा है। भूकंप के खिलाफ और लड़ाई लड़ने के लिए एक टैक्स वसूला जा रहा है। अब तुर्की में भूकंप की वजह से एक तरफ जहां हजारों इमारतें तबाह हो गई, वहीं कई जगह हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। अंताकिया जाने वाला हाईवे तो भूकंप से पूरी तरह तबाह हो गया। हाईवे ना सिर्फ बीच से टूट गया, बल्कि उसका एक हिस्सा तो 10 से 12 फीट नीचे तक धंस गया है। हाईवे टूटने की वजह से राहत और बचाव के काम में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तुर्की में भूकंप से हाईवे तबाह, धरती के 10 फीट नीचे तबाही का मंजर। आतंकिया जाने वाला हाईवे चकनाचूर। तुर्की में 6 फरवरी 2023 की सुबह 4:15 बजे धरती कांपी तो उसकी तबाही के निशान 10 दिन बाद भी दिखाई दे रहे हैं। तुर्की से रोजाना ही भूकंप की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूकंप की वजह से आतंकिया जाने वाला हाईवे 2 टुकड़ों में बंट गया। आमतौर पे हम बहुत सारी जगहों पर घूमे, लेकिन किसी सड़क का हाल हमने ऐसा नहीं देखा जैसा इस हाईवे का नज़र आ रहा है। दैमिर कोपरू ये इस इलाके का नाम है और फिलहाल सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस रोड की मरम्मत की जाए। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये तस्वीर देखिए ज़रा, ये आप देख सकते हैं कि कितना जो ये जो लेवल है, ये जो स्तर है, ये सड़क की ऊंचाई है जो पहले थी। और अब ज़रा देख लीजिए कितने फीट नीचे ये सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है। 2 हिस्सों में बटे हाईवे में मोटी मोटी दरारें दिखाई दे रही हैं। हाईवे के कई हिस्से 10 फीट तक नीचे धंस गए हैं। कई जगह दरारें बहुत ज्यादा बड़ी हैं। न्यूज़ 18 की टीम आतंकिया के उस इलाके में पहुंची जहां हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंताकिया के दैमिर कोपरू इलाके में और यहाँ एक हाईवे का क्या हाल हुआ है वो ज़रा तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हाईवे अंताकिया को जोड़ता है। अंताकिया वो इलाका है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका माना गया है और देखा गया है। भूकंप के बाद दैमिर कोपरू में ये हाईवे कई टुकड़ों में बंट गया है। बीच से फट चुके हाईवे का एक हिस्सा नीचे धंसा नजर आ रहा है। सड़क को देख लीजिए, ये किस तरह से टुकड़ों में बट गई है और धंस गई है। कई फीट नीचे ये सड़क धंस चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता ने किस कदर इस सड़क का हाल किया है। और जबकि हाल तब है जब इस सड़क पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। और अब तुर्की की लाइफलाइन हाईवे तबाह, दैमिर कोपरू से आतंकिया को जोड़ता है। 10 दिन बाद मरम्मत का काम शुरू। दैमिर कोपरू से होते हुए ये हाईवे आतंकिया जाता है और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके आतंकिया में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ये एक अहम रास्ता है। लिहाजा भूकंप आने के 10 दिन बीत जाने के बाद अब इस हाईवे की मरम्मत का काम भी शुरू किया जा चुका है। दोबारा बनाने की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको एक और चीज़ बताएं कि ये जो रास्ता है अंताकिया जाता है और इसी रास्ते से रिलीफ मटेरियल अंताकिया के लिए दाखिल होता है। तुर्की में मौजूद न्यूज़ 18 की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हर तस्वीर भी दर्शकों तक पहुंचा रही है, तो साथ ही साथ तबाही की अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। तुर्की के दैमिर कोपरू में आई जमीन फाड़ तबाही ने मजबूत हाईवे के हजारों टुकड़े कर दिए। तुर्की में आए भूकंप की वजह से न सिर्फ हाईवे को नुकसान पहुंचा बल्कि कई शहर खंडहर बन चुके हैं, जहां अब तबाही और मलबे में जिंदगी के बस निशान ढूंढे जा रहे हैं। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर तुर्की से ही आ रही है, जहां 228 घंटे बाद भूकंप के मलबे से एक आदमी को सुरक्षित निकाला गया है। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने अंताकिया शहर में एक ध्वस्त इमारत के मलबे से इस आदमी को निकाला है। मलबे से निकालने के बाद इस आदमी को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां ये पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है। कुदरत का करिश्मा देखिए, रेस्क्यू टीम के सदस्यों समेत हर कोई हैरान है कि आखिर मलबे के अंदर 228 घंटों तक ये आदमी जिंदा कैसे रहा। ये वो तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू टीम धीरे धीरे मलबा हटाकर इस व्यक्ति को अंताकिया में उस मलबे से धीरे धीरे सुरक्षापूर्वक बाहर निकाल रही हैं। कई बार हमने देखा है कि जब इनको बाहर निकाला जाता है मलबे से तो सबसे पहले रेस्क्यू टीम फंसे हुए लोगों को कंबल में रोल कर लेती है, ढकती है और फिर बाहर निकालती है। लेकिन जब इसे बाहर निकाला गया, तुरंत अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है ये पूरी तरह से स्वस्थ है। अब वहीं तुर्की और सीरिया में आए महाविनाशकारी भूकंप के बाद रेस्क्यू अभियान तेज है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने भूकंप प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंता जाहिर की है।
जिनीवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने कहा कि भूकंप के बाद अब संक्रमण का खतरा है। प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा बढ़ाना होगा। तुर्की और सीरिया में डब्ल्यूएचओ की टीम भी लोगों की मदद करने में जुटी है। पीड़ितों को तुरंत स्वास्थ्य मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन जो सड़ी हुई लाशें अभी भी मलबे में दबी हैं, उससे बू और दुर्गंध तो आ ही रही है, लेकिन उसके डीकंपोजिशन के साथ साथ महामारी का खतरा भी फैल रहा है। अब वहीं तुर्की में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना की मेडिकल टीम दिन रात लगी हुई है। सेना की ओर से फील्ड अस्पताल बनाए गए हैं, जिसमें घायलों का इलाज भी चल रहा है। और इलाज के दौरान घायलों के लिए भारतीय सेना का नया आविष्कार वरदान साबित हो रहा है। थल सेना की मेडिकल टीम महज एक इंजेक्शन के खाली कैंप को 2K वायर के जरिए हाथ की उंगली में आए फ्रैक्चर को ट्रीट कर रही है। ये मिनी एक्सटर्नल फिक्सेटर आपके हाथ के उंगलियों के जोड़ों के फ्रैक्चर के लिए है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फिक्सेटर ही होता है। सेना की मेडिकल टीम ने अपने इस आविष्कार का नाम आहान सिंह कैंप दिया है। इसे बनाने वाले भारतीय सेना के मेडिकल कोर के प्लास्टिक सर्जन कर्नल विजय कुमार पांडे ने इसकी कई खूबियां बताई। अब तक करीब हमने 100 से ज्यादा पेशेंटों को इसको यूज कर चुके हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। तुर्की में भूकंप के बाद मलबे से कई ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है जिन्हें हल्की चोटें आई हैं या फिर उनकी उंगलियों में फ्रैक्चर है। ऐसे मरीजों के लिए सेना का ये आविष्कार रामबाण साबित हो रहा है। एरो इंडिया में सेना के इनोवेशन पवेलियन में से प्रदर्शित किया गया है।